अस्सलामुअलैकुम। ज़्यादा वोट आज की एपिसोड के ही थे तो एआई वॉइस यूज़ करनी पड़ी। मुझसे अपनी वॉइस तब ही होती जब बच्चे सोए होते और यह एक सोता तो दूसरा जाग जाता। बहुत मुश्किल हो रहा था तो मुझे एआई से ही वॉइस रिकॉर्ड करवानी पड़ी। 100 एपिसोड एंजॉय कीजिए और वीडियो को सकप के बना दिखाएगा। अब चलते ही बिना किसी इंतज़ार के आज की एपिसोड की जानिब। मेरा चंद हो तुम किस्त नंबर 17 ईमान फातिमा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? ज़रीब ने उसकी तरफ मुड़ते हुए नागवारी से कहा। मैं ऐसे बात भी नहीं कर सकती लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने मुझे जलील कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ना मैं तुम्हारी बहन के साथ कोई ताल्लुक़ रखूँगा और ना तुम मेरी बहन से, और इस चीज़ को मैंने मुआफ़ कर दिया लेकिन रात को कमरे में आने की बजाय ऊपर छत पर जाकर सो जाना ये बात साबित कर गया कि आपने मुझे बेमोल कर दिया। एक लड़की के लिए ये रात बहुत अहमियत रखती है मगर आपने किया, जिस रात के मैं इतने दिनों से ख्वाब सजा रही थी आपने उन ख्वाबों को करची करची कर दी। ये पाँव पर लगा हुआ जख्म ठीक हो जाएगा लेकिन जो मेरी रूह पर आपने ताज़ियाने लगाए हैं इसका किया, वो दबे दबे अंदाज में चीखी। ज़रीब ने लब भैंच कर उसे देखा। वापस आकर जितनी तुम्हें शिकायत करनी है कर लेना लेकिन उस वक्त डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ज़रीब ने कहा। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास और आपको मेरे साथ झूठी हमदर्दी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पागल हो गई हो तुम, उठो वरना गोद में उठाकर ले जाऊंगा, वो दंत कुचकिचा कर बोला। बोल दिया है ना कि मैं नहीं जाऊंगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली। तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, वो लब भैंच कर बोला। कोई नई बात करें, जब से रिश्ता हुआ गुस्से के सिवा आपका कोई अनोखा रूप नहीं देखा। मेरे बहुत सारे रूप हैं जो तुमने देखे नहीं अभी, वो संजीदगी से बोला। मुझे आपके रूप देखने में अनटरसट और ना आपके साथ कहीं जाने में, वो मुंह बनाकर बोली। ज़रीब ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया तो वो हड़बड़ा कर उसे देखने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे नीचे, मैंने जूता नहीं पहना, वो चिल्लाई। चुप रहो, ज़रीब ने कहा और फिर बाहर आकर उसे गोद से उतारा और फलजा को आवाज़ देकर जूता मंगवाया और खुद बाइक निकालने लगा। मुझे बाइक पे बैठना नहीं आता, वो मुतूहश अंदाज में बोली। तो ये बात मुझसे शादी से पहले सोचनी थी, ज़रीब ने कहा तो हानिया के ये बात तलूम पे लगी और सर पे बुझी थी। फिर ज़रीब ने बाइक स्टार्ट की तो वो दोनों तरफ टांगें करके बैठ गई। ये कैसे बैठी हो तुम, एक तरफ टांगें करो जैसे ख़वातीन करती हैं, ज़रीब ने गली में मौजूद बैठे लोगों को देखकर गड़बड़ा कर कहा। मुझे ऐसे ही बैठना आता है, वो तब कर बोली। ज़रीब ने गहरा सांस भरा और फिर बाइक को स्टार्ट करने लगा। अपने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो उसने किसकर उसे पीछे से हैग करते हुए पकड़ा। लोग इन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हूँ। ज़रीब सर झटक कर बाइक को आगे बढ़ा गया, वो उसे एक हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और इन्होंने कुछ मुआयने के बाद मेडिसिन लिखकर दे दी। डॉक्टर साहब फ्रैक्चर तो नहीं है क्योंकि पाँव सूजा हुआ है? ज़रीब ने पूछा। नहीं फ्रैक्चर नहीं है, बस चोट लगी तो उसकी वजह से सूजन है, मेडिसिन से फर्क पड़ जाएगा, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। जी अच्छा, वो आहिस्ता से बोला और फिर हानिया का हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ा। ज़रीब मेरे से चला नहीं जा रहा, कुछ कदम चलकर वो रोहानसी होकर बोली। ज़रीब ने बिना कुछ कहे उसे गोद में उठाया और बाहर ले आया। वो बाइक पे बैठते ही उसे दोबारा से पीछे से पकड़ते इसकी पीठ पे सर टिका गई। घर पहुंचे तो फरीदा बेगम इन्हीं के इंतजार में परेशान सी बैठी थी। सब ठीक है ना बच्चा, फरीदा ने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा।
जीमन सब ठीक है, वो बस चोट की वजह से जरा सी सूजन हो गई है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, इसकी बजाय ज़रियब ने जवाब दिया। जब इसे इतनी चोट लगी थी तो तुम्हें चाहिए था कि फौरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते, मगर तुम तो निकल गए सुबह सुबह और यहाँ तक कि ये तक नहीं बताया कि आज वलीमे का क्या करना है, फरीदा ने गुस्से से कहा। कोई वलीमा नहीं होगा क्योंकि मैं मजीद तमाशा नहीं चाहता, इसके सर्द व सपाट लहजे में हानिया की आंखें भीगने लगी। क्या हो गया है तुम्हें ज़रीब, और ऐसे कैसे वलीमा बीच में रहने दोगे? तो आप क्या चाहती हैं कि जो मामला अभी तक मीडिया में मुसालहेदार न्यूज़ बना है उसमें मजीद मुसालहा डालूं? अभी कुछ दिन ठहर जाते हैं फिर कर लेंगे वलीमा, कहीं भाग नहीं रही ये भी और मैं भी, वो सपाट लहजे में बोला। मम, मैं रूम में जाकर कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, वो अपने हलक में बनते आंसुओं के गोले को बामशक्ल बाहर निकलने से रोकते हुए आहिस्ता से बोली। हाँ बेटा, जाओ जाकर आराम करो, ज़रीब उसे ले जाओ, मैं तुम दोनों का खाना रूम में ही भेज देती हूँ, फरीदा ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। चलो मैं रूम में ले चलो, फिर मुझे एक ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है, ज़रीब ने कहा। नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ, वो गुस्से से बोली और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रूम की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते ही वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी और शावर खोलती ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई और कब से रुके आंसू बहना शुरू हो गए। ए ज़रीब इसके रूम में जाते ही फरीदा से खाना लेकर कमरे में आया तो वो वॉशरूम में थी और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये पागल लड़की इस टाइम नहा रही है, वो भी इस जनवरी के महीने में, वो बुड़बुड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हानिया, इस टाइम क्यों नहा रही हो? वो दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो वो लब भैंचकर सोफे पे आकर बैठ गया। 10 मिनट गुजर गए मगर वो जब बाहर ना निकली तो ज़रीब के चेहरे पे तशवीश भरे तासुरात उभर आए। हानिया, ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खटखटाते हुए ज़रा तेज़ लहजे में बोला, मगर जब दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो उसने दरवाज़े को ज़ोर से धकेला तो इसकी चटकी टूट गई। वो दरवाज़ा खोलता अंदर आया तो उसे शावर के नीचे साकत बैठा देखकर एक पल के लिए थम गया और दूसरे पल वो तीर की मानिंद उसकी तरफ बढ़ा। पागल हो गई हो तुम? वो उसे बाजू से जकड़े खड़ा करते हुए गुस्से से बोला। ठंडे पानी से इसके नीले होते होंठ देखकर इस गुस्सा मजीद बढ़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब है जो इतने ठंडे पानी में भीग रही हो, मरने का इरादा है क्या? हाँ, मरना चाहती हूँ मैं, ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है, वो जवाबा चीख उठी और फिर रोती हुई इसके सीने पे सर रख गई। ज़रीब ने उसे गोद में उठाया और बाहर लाकर सोफे पे बैठाते हुए इसके बाल डराई करने लगा। वो रो रो कर इतनी निढाल हो चुकी थी, किसी बेजान औरत की तरह अब अपने हाथ गोद में धरे साकत सी बैठी थी। ये कपड़े चेंज कर आओ, ज़रीब ने बाल डराई करने के बाद कहा तो वो बिना कुछ कहे कपड़े पकड़कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर निकलकर सीधी बेड की जानिब बढ़ी और कम्फर्टर ओढ़कर लेट गई। उठकर खाना खाओ, वो पास आकर बोला। मुझे भूख नहीं है, वो भीगे लहजे में बोली। मेडिसिन खानी है तो इसलिए उठकर खाना खाओ, ज़रीब ने इसके ऊपर से कम्फर्टर खींचकर कहा। मुझे कुछ नहीं खाना, वो अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए बोली। ठीक है मत खाओ, मर्जी है तुम्हारी, वो इसके जिद्दी अंदाज पे तपकर बोला और ट्रे में पड़ा खाना उठाकर बाहर निकल गया। इसने बाहर आकर अपने लिए खाना और वहाँ पड़े तख्ते पे बैठकर खाने, मगर नवाले जैसे हलक में अटक रहे थे, उसने 2-4 नवाले लेकर खाना छोड़ दिया। फ्रिज में अब रखकर उसने बिखरा हुआ किचन समेटा और कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर ठिठक गया।
कम्फर्टर उतार कर वो जैसे साइड पे रख कर गया था वैसे ही पड़ा था और सिकुड़कर टांगें पीठ से लगाए लेटी थी। वो गहरा सांस भरता पास आया तो वो हौले हौले कांप रही थी मगर आंखें बंद थी। ज़रीब ने इस पे कम्फर्टर ओढ़ा और खुद दूसरी साइड पे आकर लेट गया मगर ध्यान हानिया में था जिसका वजूद अभी भी कांप रहा था। कुछ देर के बाद उसके दांत बजने की आवाज़ आना शुरू हुई तो वो बेचैन सा होकर उसके करीब हुआ तो इसके होंठ नीले हुए थे और पूरे बदन बर्फ की तरह ठंडा था। ज़रीब ने खींचकर अपनी बाहों में भरा तो वो इसके सीने पे हाथ रखे उसे पीछे को धकेलते हुए अपना आप छुड़वाने लगी। छे छोड़िए मम, मुझे वो नीम आंखों से उसे देखते हुए बोली। चुप रहो, तुम्हारी आवाज ना आए, वो कहते हुए उसे मजीद करीब कर गया और वो खुद को छुड़वाने की सही में इसकी गर्दन और सीने पे अपने लंबे नीलस के साथ खराशें डाल रही थी मगर वो उसे खुद में मजीद भैंस गया यहाँ तक कि वो अपने दांत से दिल के मकाम पे गाड़ चुकी थी लेकिन वो दांत में दांत जमाए अपनी तकलीफ जब्त कर गया। कुछ देर तक वो मुज़ाहमत करती रही लेकिन कांपते वजूद को जब थोड़ी सी राहत मिली तो वो इसके सीने पे सर रखे ही सो गई। अगले दिन सुबह अलार्म की आवाज़ से आँख खुली तो उसके हलने पे हानिया भी उठ गई। और खुद को उसके इतना करीब देखकर वो हैरान हुई और फिर बदक कर पीछे हटी। वो लब भैंस कर सर झटक कर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो शर्ट उतारता मुड़ा तो सामने लगे मिरर में देखकर चौंक गया। इसकी गर्दन और सीने पे जा बजा खराशें थीं और दिल के ऐन मकाम पे नील पड़ा था। जंगली बिल्ली कहीं की, ये आज मस सॉफ्ट शहद एकदम से जंगली बिल्ली कैसे बिन गई, अब जंगली बिल्ली को काबू में लाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। आलियान मुज़तरब सा सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था, इसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थी कि वो ज़ब्त की आखिरी इंतहा पे था। इसने अपनी नींद से बोझल दिखती आंखों को दबाया और फिर मोबाइल पकड़कर फलजा का नंबर मिलाने लगा, इसका नंबर मुसलसल कल से बंद था। इसने मोबाइल साइड पे रखा और सोफे की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मौनद ली। कुछ देर बाद दरवाजा खिला तो उसने आंखें खोलकर देखा तो फारिस खड़ा था। कैसे हो? फारिस ने पास आकर पूछा। बहुत बेचैन हूँ और समझ नहीं आ रहा कि इस गलती को ठीक कैसे करूँ। वो अपनी कनपटियां दबाते हुए मुज़तरब सा बोला। गलत काम पे बेचैनी ही होती है और गलती तो तुमने बहुत बड़ी कर दी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुंह किससे छुपा रहे हो, अपनी गलती का इजाला करने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे? फारिस ने तल्ख लहजे में कहा। खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा, मुझे तानी की बातों में आकर जज्बातीपन नहीं दिखाना चाहिए था, वो लब कुचलते हुए बोला। तानी की बातों में आकर तुमने ये सब किया? फारिस ने लब भैंच कर पूछा। आलियन ने सर इस बात में हिला दिया। ओहू तो तानी ने ये सब ज़रीब और हनी के रिश्ते को ख़त्म करने की चाल चली, फारिस ने दांत पीस कर कहा तो आलियन के चेहरे पे बेचैनी मजीद बढ़ गई। मैं क्यों नहीं समझ पाया ये और अपनी मोहब्बत को रसूख कर दी, वो अपना सर हाथों में गिराते हुए बोला। इंसान से गलतियां हो जाती हैं लेकिन उनका इजाला करना भी ज़रूरी होता है और तुम वो सब करो। इजाला कैसे करूं बरू? इसने लब काटते हुए पूछा। तुम मुजरिम हो तो खुद को उनके सामने जाकर पेश करूं और अपनी बात रखो और इन्हें मुतमईन करने की कोशिश करो। फलजा से मिलो, माफ़ी मांगो और इसे ये यकीन दहानी करवाओगे कि तुम इससे मोहब्बत करते हो और इससे ज़्यादा तुम उसकी इज्जत करते हो, फारिस ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन अगर वो मेरी ये बात ना मानी तो फिर भी तुम्हें उसे यकीन दिलाना है कि तुम इसके लिए बेहतर इंसान हो, ये नहीं कि एक बार उसने अगर तुम्हें धत्कार दिया तो तुम मायूस होकर बैठ जाओगे। मोहब्बत की है तो इसे यकीन भी दिलाओ, फारिस ने इसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा।
اگر زریب نے مجھے اس سے ملنے ہی نہیں دیا تو، ویسے بھی وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی اور میں نے اس پر کیا ظلم ڈھا دیا برو، وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولا۔ اب تو کر چکے ہو تم، اس لیے اب یہ بات سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، عاقل، بالغ ہے تو وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت صحیح فیصلہ کرے گی کیونکہ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے، فارس نے اسے تسلی بخش جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو برو، اس مشکل کے وقت میں آپ نے مجھے صحیح مشورہ دے دیا، اور اب انشاءاللہ میں اسے مینا کر ہی دم لوں گا، عالیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ خوش رہو اور فلزا کو بھی خوش رکھو، فارس نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ عالیان کل فلزا کے گھر جانے کا ارادہ باندھ کر آرام کرنے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اگلے دن وہ صبح صبح اٹھ کر فلزا کو ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے ہی وہ دشمن جان کھڑی تھی۔ السلام علیکم، عالیان نے سلام کیا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور پھر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فلزا پلیز میری بات سن لو، وہ اسے پکارتا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور سامنے سے آتے زریب کو دیکھ کر تھم گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ زریب نے دھڑ کر کہا۔ پلیز ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، عالیان نے التجائیہ انداز میں کہا۔ تم نے ہمیں بات کرنے کے قابل چھوڑا کب ہے؟ ہماری عزت کو نیلام کرنے کے بعد کتنی بے شرمی سے تم میرے گھر میں آ گئے ہو؟ زریب نے اس کا گریبان پکڑ کر چبا چبا کر کہا۔ زریب، یہ بہنوئی سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ فریدہ اندر داخل ہوتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ عالیان ان کے بہنوئی کہنے پہ کھل اٹھا تھا۔ آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ بھول چکی ہیں کہ اس نے کیا تھا پرسوں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور ہم اطمینان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، عالیان نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ اطمینان سے بات کرنے کے قابل آپ نے چھوڑا کب ہے بھیا؟ کس قدر بھروسہ تھا مجھے آپ پر کہ آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں جو کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے ثابت کر دی کہ آپ بھی اوپر کلاس کے بگڑے رئیس زادے ہیں جن کے لیے کسی کی عزت و وقار کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہانیہ کی بات پہ وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگا۔ تانی کے بھڑکانے پہ یہ سب کر دیا، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تانیہ نے یہ سب کروایا آپ سے اور آپ عقل سے پیدل تھے کہ اس کے پیچھے چل پڑے، وہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ کبھی کسی کی زندگی میں سکون نہ آئے، زریب نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا، وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولا۔ جانتے بھی ہیں آپ کی تانیہ آپی نے یہ سب میرے اور زریب کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے کیا، کیونکہ انہوں نے زریب کے اس آفر کے منع کرنے کے بعد اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے زریب کو شادی کی آفر تک کر دی، ہانیہ نے نم لہجے میں کہا۔ واٹ، تانی نے زریب کو شادی کی آفر کی تھی، لیکن کب؟ ہمارا رشتہ پکا ہونے کے بعد، اور اسی وجہ سے ہم نے منگنی کی جگہ نکاح کیا تھا، ہانیہ نے کہا۔ تم نے یہ بات بتائی کیوں نہیں مجھے؟ زریب نے غصے سے کہا۔ گھر کی عزت کے لیے چپ رہے زریب اور میں، مگر آپ نے زریب کی ہی فیملی کو رسوا کر دی، ایک بار میرے بارے میں ہی سوچ لیتے، ہانیہ کی بات پہ اس پہ گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں اور میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، عالیان نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم فلزا کو کل ہی طلاق کے پیپرز بھیجو، زریب کی بات پہ اس کا رنگ اڑ گیا۔ پلیز ایسی بات تو مت کریں، وہ بے چینی سے بولا۔ تو پھر کیسی بات کروں؟ میری بہن تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اس لیے ڈائیورس دو، ورنہ نکاح بالجبر کا مقدمہ کر کے میں تمہیں جیل کروا دوں گا، زریب خان نے کہا۔
ज़रीब, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम उनसे? फरीदा घबरा कर बोली। क्या हो गया है अम्मी आपको, ऐसे कैसे घबरा जाती हैं आप? पहले हानिया की रजामंदी के बिना निकाह हुआ, चले वो तो ठीक है कि इसके वली मौजूद थे, मगर इस निकाह में ना तो इसका कोई वली मौजूद था और ना ही शरई तौर पे ये निकाह है। ये सिर्फ एक कागजी ताल्लुक है जिसको ना मानने का भी इख्तियार है। मैं इस कागजी ताल्लुक को भी प्रॉपर तरीके से ख़त्म करना चाहता, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं। ज़रीब सपाट लहजे में बोला तो आलियान का रंग फीका पड़ गया। प्लीज़ प्लीज़ ज़रीब भाई ऐसा मत कहे, मैं फ़लज़ा से मोहब्बत करता हूँ, वो बेताबी भरे अंदाज में बोला। मोहब्बत रहीली आलिया नाफंदी, ये कैसी मोहब्बत है कि तुमने अपनी मोहब्बत को ही रसूख कर दिया? मिस्टर आलिया नाफंदी, मेरी बहनें कोई खिलौना नहीं, तुम अमीर ज़ादों का कि तुम जो मर्जी करो और मैं सिर्फ तमाशा देखूं। मेरी बहन को तुम कबूल होते तो भी मैं सोचता, लेकिन वो तुम्हारी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं, तो इसलिए मुझे तुम भी कबूल नहीं। ज़रिए बटल अंदाज में बोला। प्लीज हनी तुम ही समझाओ। वो हानिया के आगे गिड़गिड़ा कर बोला। क्या समझाऊं मैं और क्यों समझाऊं? ज़रीब ने जो भी कहा मैं इससे 100% इत्तिफाक करती हूँ। आपको ये हक किसने दिया कि आप एक लड़की से ज़बरदस्ती निकाह करें? फ़लज़ा को पूरा हक है कि वो अपने मुताल्लिक सोचे, और अब ये मेरी फैमिली है तो उनके हर फैसले में साथ हूँ। जाइए जाकर बताइए माँ, डैड और ख़ास तौर पे तानिया आफंदी को कि हानिया ज़रीब खान अपने शौहर और इसकी फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हानिया ने सपाट लहजे में कहा तो इसकी रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई। किया मैं एक बार फ़लज़ा से बात। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। ज़रीब ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। आपने कहा था कि अगर मैं फ़लज़ा को कबूल होता तो शायद आप सोचते, मैं इससे मिलकर उसे मनाना चाहता हूँ बना किसी ज़बरदस्ती के, तो इतनी इजाज़त दे दीजिए, आलियन ने भीगे लहजे में कहा। हरगिज़ नहीं दूंगा, तुम जाओ यहाँ से, अब हमें मज़ीद इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। ज़रीब ने कहा तो वो थके थके कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया। फारिस काफी बेचैन सा था क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और आलियान घर भी नहीं आया था। वो सोई हुई मरहा पे कम्फर्टर ठीक करता बाहर लाउंज में आया तो आलियान बाजू पे कोट डाले उसी वक्त बाहर से अंदर आया। आली किधर थे तुम? वो बेचैनी भरे अंदाज में इससे पूछा जो कि मुजरिमों की तरह सर झुकाए हुए था। क्या हवा है? इसके कंधों से थामते हुए बेचैनी भरे अंदाज में पूछा तो वो कुछ भी बोले बना इसके गले लग कर रो दिया। क्या हवा है, तुम बताओगे कुछ? फारिस ने उसे कंधों से थामकर पीछे करते हुए पूछा। सब खत्म होगा, मैं खुद अपने हाथों अपनी मोहब्बत को खत्म कर दिया, काश मैंने ये सब करने से पहले कुछ सोचा होता, वो नम लहजे में बोला। क्या मतलब, कुछ सही से बताओगे? फारिस ने झुंझला कर पूछा तो वो सब कुछ बताता चला गया। फिक्र मत करो, मैं ज़रीब से बात करूंगा, फारिस ने उसे हौसला देते हुए कहा। कोई फायदा नहीं होगा और वो सब लोग अपनी जगह ठीक भी तो हैं। मैं तो बस इतना सा चाहता था कि काश एक बार फ़लज़ा से बात हो जाती तो शायद कुछ मामला सुलझ जाता, मगर वो तो मेरी शक्ल देखने तक की रवादार नहीं है। सही भी है, इसे मुझ जैसे नीच इंसान की शक्ल देखनी भी नहीं चाहिए जिसने उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया, वो करब भरे अंदाज में बोला। तुम इसके कॉलेज जाकर बात करने की कोशिश करो इससे, ज़रीब ने कहा। नहीं, ऐसे नहीं कर सकता बात, मैं उसे मज़ीद बेइज्जत ना नहीं करूँगा और ना इसके एहसासात, जज्बात से खेलूँगा, वो आहिस्ता से बोला और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसकी तकलीफ पे फारिस का दिल भी बोझल सा हो गया। वो भारी कदमों से कमरे में आया तो मरहा को पीठ पकड़े देखकर ठिठक गया। मरहा, क्या हुआ?
वो तड़प कर उसे बाहों में भरते हुए बोला, जो कि माही बेअब की मानिंद तड़प रही थी। फारिस, मुझे बहुत दर्द है। वो इसके गिरेबान से शर्ट मठियों में जकड़े उसके सीने से सर टकाते हुए बोली। फारिस इसे जल्दी से बाहों में भरे उठाकर बाहर की जानिब भागा। वो उसे अफरा-तफरी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने फौरन इसका चेकअप शुरू किया हवा डॉक्टर। चेकअप के फौरन बाद डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को कहा और कुछ आधे घंटे के बाद वो बाहर निकली तो वो तेजी से उनकी तरफ लपका। प्लीज डॉक्टर, कुछ तो बताइए, वो बेचैनी भरे अंदाज में बोला। मिस्टर फारिस, आपकी वाइफ का मिसकैरेज होते होते बचा है। शायद मेडिसिन गलत ले ली थी। मैंने फिलहाल तो अपनी कोशिश की है सब ठीक करने की, बाकी अब आपको इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट देना है और प्लीज डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के बिना कोई मेडिसिन नहीं लेना और स्ट्रेस से भी दूर रखेगा, डॉक्टर ने कहा तो वो लबघेंच कर रह गया। फिर कुछ देर के बाद वो उसे लेकर घर पहुंचा और उसे गोद में उठाकर रूम में लाया। फारिस, मैं ठीक हूँ, चल सकती हूँ, वो झुलाकर बोली। खबरदार जो तुम कुछ बोली और हम अब तुम इस बेड से वॉशरूम तक जाओगी बस, फारिस ने उसे बेड पे लिटाते हुए कहा। तो मेरे बाकी के काम कौन करेगा, वो झुंझुला कर बोली। फलजा या फिर हानिया को बदला लेता हूँ, वो तुम्हारे पास ही रहेगी, फारिस ने कहा और जरीब का नंबर मिलाकर उसे सब बताया तो वो सब लोग परेशान हो गए और कुछ देर में सब मरहा की खैरियत मालूम करने पहुँच चुके थे। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग जाने के लिए उठे और हानिया वहीं पे ठहरने वाली थी। हानिया बेटे, आप घर चलें और फलजा यहीं पे रहेगी, फरीदा की बात पे जरीब ने बेचैनी से पहलू बदला। अम्मी, हानिया रहेगी ना यहाँ पे कुछ दिन और फिर कुछ के बाद मरहा वहाँ आ जाएगी, जरीब ने जल्दी से कहा। हरगिज नहीं, अभी तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए हैं और वैसे भी हानिया के भी सारे अरमान अधूरे रह गए और अब इसके शादी के ये इब्तिदाई दिन खराब कर दूं, हरगिज नहीं। और हम मरहा की जरा तबीयत ठीक होती तो तुम दोनों का वलीमा का फंक्शन करना है, फरीदा बेगम ने कहा तो जरीब महज लबघेंच कर रह गया। फिर फलजा को छोड़कर वो सब चले गए। फारिस ने फलजा को गेस्ट रूम भेजा और गुमसम सी बैठी मरहा को गौर से देखने लगा। किया हवा मेरी जान को, वो इसके पास आकर उसके बराबर बैठते हुए बोला। फारिस, वलीमा तो हमारा भी नहीं हुआ ना, वो मुंह बसूर कर बोली। क्यों नहीं हुआ, जिस दिन घर में पार्टी थी वो साथ रिसेप्शन पार्टी थी हमारी, जरीब ने कहा। हम तो वो सिर्फ पार्टी थी, वलीमा नहीं। वलीमा में बाकायदा फोटो शूट, एंट्री और बहुत कुछ होता मगर हमारी तो एक भी पक नहीं है और ना शादी की पक, मैं अपने बच्चों को किया दिखाऊंगी, इतना बोलकर वो रोने लगी। अरे अरे, रो क्यों रही हो, वो गड़बड़ा कर बोला। तो और क्या करूं मैं, रोना आ रहा है तो रोऊंगी ही ना, कितने अरमान थे सब खाक में मिला दिए, ना मुझे अगुआ करते ड्रग माफिया वाली समझकर तो ना मेरे अरमानों का गला घूंटा जाता, वो आंसू साफ करती तब कर बोली। मेरी जान, अगर मैं इस दिन कड़नीप ना करता तुम्हें तो तुम तो इस बंदर डिंगर शाह जेब के पास होती, अब सोचो फिर हमारा क्या होता, तुम में अलग हो जाते ना, किया तुम मुझसे अलग होने का तसव्वुर कर सकती हो, फारिस ने कहा तो वो नफी में सर हिलाती जल्दी से आंसू साफ करती इससे लपट गई और वो इसके भोलेपन पे बामशक्ल हंसी जब्त करता उसे बाहों में भर गया। लेकिन फिर भी मुझे अब अपने अरमान पूरे करने, गोद भराई करके, वो मुंह बसूर कर बोली। ओके मेरी जान, अब तुम सोने की तैयारी पकड़ो वरना तबीयत खराब होगी, वो उसका माथा चूमते हुए बोला तो वो इसके सीने पे सर रखे आंखें मौनत गई। फलजा की आंख खली तो प्यास की शिद्दत से इसके हलक में जैसे कांटे से चुभ रहे थे। इसने लाइट ऑन करके पानी का जुग पकड़ा तो वो खाली था।
اس میں تو پانی نہیں ہے، کیا باہر جاؤں کہ نہیں؟ وہ جھک تھامتے ہوئے گومگو انداز میں بڑبڑائی۔ پھر سرجھٹک کر دوپٹہ شانوں پہ اوڑھے وہ جھک اٹھائے روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے جگ میں پانی بھرا اور باہر نکلنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اسی وقت بے دھیانی میں آلیان اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور شرٹ لیس تھا مگر گلے میں ٹاول تھا، گیلے بال بتا رہے تھے کہ وہ شاور لے کر نکلا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر رخ پھیر گئی۔ یہ تم ہی ہو نا کیوٹی پائے؟ اس نے این پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام فلزا خان ہے مسٹر آفندی نا کہ کیوٹی پائے، وہ اس کی طرف مڑے بغیر غصے سے بولی اور پھر جھک اٹھا کر تیزی سے اس کی سائڈ سے گزرنے لگی۔ پلیز مجھے بات کرنی ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ پپ پلیز ہاتھ چھوڑئیے میرا، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ پلیز فلزا ایک بار بات سن لیں، یہاں بیٹھ جائیں، وہ اس کے ہاتھ سے جھک پکڑ کر ٹیبل پہ رکھتے اسے چیئر پہ بیٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگی اور اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ پلیز فلزا ڈریے مت مجھ سے، وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتے اس کے کپ کپاتے مومی سفید ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ مم مجھے جانا ہے، کوئی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے، وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل بول پائی۔ فلزا پلیز ایسے تو مت کریں نا، ایک بار میری بات سن لیں نا، میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ لیکن میں بہک گیا تھا اور آپ کو کھونے کا احساس اس قدر پاگل بنا رہا تھا کہ میں یہ بے وقوفی کر بیٹھا لیکن اب تو ہو گئی نا، بیوی ہی میری آپ تو پلیز اس بات کو ایکسپٹ کر لیں، میں آپ کے بنا نہیں جی سکتا، پلیز میری سانسیں رک جاتی آپ سے دور جانے کے خیال سے، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، میری غلطیوں کی سزا میں مجھے ہجر مت دیجیے، ایم سو سوری کیوٹی پائے، وہ بولتے بولتے اس کے ہاتھوں پہ ماتھا ٹکا کر رو دیا۔ وہ اپنا رونا بھول کر ساکت واؤ جامد سی اسے دیکھے گئی۔